हेलो एवरीवन। आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 16 एंड 17 जुलाई 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारत की किस अंतरिक्ष यात्री की वापसी पृथ्वी पर हो रही है। इसका सही आंसर है शुभांशु शुक्ला। लैंसेट रिपोर्ट 2025 ऑन ओबेसिटी के मुताबिक किस साल तक भारत मोटापे में दूसरे स्थान पर होगा? 2050। किस राज्य द्वारा पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराध रोकथाम अधिनियम 2025 पेश किया गया है? पंजाब। किस राज्य में देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बनाया गया है? कर्नाटक। संध्या रानी मांझी किस राज्य की पहली महिला सरकारी ड्राइवर बनी है? उड़ीसा। भारत ने 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030। हाल ही में दुनिया की किस सबसे दराज मैराथन धावक का निधन हो गया है? फौजा सिंह। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? चेल्सी। जस्टिस संजीव सचदेवा किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश होंगे? मध्य प्रदेश। जून 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? एडन मरकरान और हैली मैथ्यू। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजेदार देश कौन है? स्पेन। किस देश की 1000 साल पुरानी लाइब्रेरी में बीटल कीटों का हमला हुआ है? हंगरी। ये थे लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में भारत से किस शहर को टॉप 100 में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है मुंबई। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026 जिसमें सियोल जो है ये फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया की तरफ से टॉप 100 में मुंबई है और इसके अलावा टॉप 150 में कहें तो दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई भी है। 2026 क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में शामिल सभी 4 भारतीय महानगरों ने अपनी स्थिति में सुधार किया है, जो भारत में उच्च शिक्षा के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है। लंदन स्थित क्यूएस द्वारा घोषित रैंकिंग के अनुसार मुंबई ने ग्लोबल टॉप 100 में प्रवेश किया है। तो मुंबई का जो स्थान है वो है 98 और जो दिल्ली का रैंकिंग है वो है 104। बैंगलोर है 108 पे और चेन्नई जो है 128 स्थान पे है। इस रैंकिंग की अगर बात करें तो इसमें सियोल ने लंदन को पीछे छोड़ते हुए छात्रों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब जीता है। लंदन लगातार 6 वर्षों तक पहले स्थान पर रहा था, लेकिन वो अब तीसरे स्थान पर खिसक गया है। तो फर्स्ट स्थान पे आप लोग का क्या है? सियोल है और इंडिया की तरफ से टॉप 100 में मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में किस खेल को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है क्रिकेट। क्रिकेट को शामिल किया गया है। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसमें 12 जुलाई 2028 से लॉस एंजल्स से लगभग 50 किलोमीटर दूर पोमेना शहर के फेयर ग्राउंड्स स्टेडियम में क्रिकेट के मुकाबले होंगे और वहीं पदक मुकाबला भी वहीं पे होगा। ओलंपिक में पुरुष और महिला वर्ग में कुल 66 टीमें और 180 खिलाड़ी टी20 प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। और लास्ट लास्ट कब इसको क्रिकेट को ओलंपिक में खेला गया था? इससे पहले पेरिस ओलंपिक 1900 में पहली आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था। उसके बाद अब लॉस एंजल्स में जो 2028 में होगा उसमें क्रिकेट को खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड द्वारा कालनेमी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड लॉन्चेस ऑपरेशन अगेंस्ट फेक सेंट, मतलब जो साधु संत जो होते हैं, साधु संत के वेश में जो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ चलाया जा रहा है। साधु संतों के वेश में जनता को गुमराह कर रहे ढोंगियों पे लगाम कसने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों ऑपरेशन कालनेमी जोर शोर से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान ने पहला स्वदेशी पैर विकसित किया है? इसका सही आंसर है डीआरडीओ।
इस कृत्रिम पैर को डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल व एम्स बीबी नगर ने मिलकर विकसित किया है। दैट मीन डीआरडीओ और एम्स बीबी नगर ने मिलकर विकसित किया है। उम्मीद है कि लागत घटकर 20,000 से भी कम हो जाएगी, जबकि वर्तमान आयाती उत्पादों की लागत लगभग 2 लाख रुपए है। मतलब अभी जो आप जैसे किन्हीं के पैर वैर किसी कारण से कट जाते हैं या दुर्घटना में उनका पैर अपना खो देते हैं, तो जो पैर लगता है जो कृत्रिम पैर, वो काफ़ी महँगे होते हैं और वो बाहर से ही जनरली एक्सपोर्ट होते हैं। तो इसी चीज़ को लोगों के लिए किफ़ायती बनाने के लिए ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ और एम्स बीबीनगर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि और योजना। ये योजना जो है अभी पिछले साल बजट में इसकी बात की गई थी 2025-26 में और अभी इसको इसको मंजूरी मिल गई है। इसमें क्या-क्या होगा? कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धति को अपनाना है, पंचायत और ब्लॉक स्तर पे फसल कटाई के पश्चात भंडारण में वृद्धि, सिंचाई की सुविधा का बेहतर बनाना और ऋण उपलब्धता को बेहतर बनाना है। ये इसके एम्स हैं। केंद्र सरकार ने प्रतीक्षित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 100 जिलों में 100 जिलों में अभी इनिशियल फेज में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए सालाना 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 1 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा होगा। यह योजना अगले 6 साल तक चलेगी। योजना में उन जिलों को शामिल किया जाएगा जो कृषि उत्पादकता में पिछड़े हैं। प्रत्येक राज्य से कम एक जिले को इसमें जरूर शामिल किया जाएगा और इसकी घोषणा घोषणा लास्ट टाइम बजट में की गई थी। इससे होगा क्या? ये जो योजना है कृषि एवं संबंध क्षेत्र पे केंद्रित, यह देश की पहली योजना है जो नीति आयोग की जो आकांक्षा जिला कार्यक्रम है उससे प्रेरित है और इसका उद्देश्य जो है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है ताकि किसानों जो है अलग-अलग फसल उपजाने का उनको मौका मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु तेग बहादुर जी की कौन सी बलिदान दिवस मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है 350। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस मनाने की घोषणा का दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने विरोध किया है। अभी एक्चुअली दो कमेटियां हैं जो ये सब चीज ऑर्गेनाइज करती, उन्हीं के बीच ये मतभेद हुआ है। आपके लिए काम का ये है कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी कौन थे? ये सिखों के 9वें गुरु थे। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्य आदर्शों एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले में गुरु तेग बहादुर साहब साहब का स्थान अद्वितीय है और तेग बहादुर जी विश्व से प्रभावशाली गुरु हैं। एक्चुअली इनको जो है अ जो मुगल शासक था 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी और इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी की ये सिखों के 9वें गुरु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पॉल्यूशन फ्री एंड नेट जीरो ई वेस्ट इको पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दिल्ली। पॉल्यूशन फ्री एंड नेट जीरो ई वेस्ट इको पार्क टू बी एस्टैब्लिश इन होलंबी कलान इन दिल्ली। अभी जो है अभी की न्यूज़ है कि दिल्ली में जो है जो आपका एक एरिया है जहाँ पे डंपिंग एरिया बना हुआ है, जहाँ लैंडफिल साइट टाइप का हो गया, वहाँ इतना कचरा इकट्ठा हुआ है दिल्ली के आउटर साइड में। तो वहाँ पे से ही अभी दिल्ली सरकार की ये पहल है कि वो कचरा का जो वो काफी बड़े-बड़े टीला का रूप ले लिया है, तो उसको हम पहले क्लीन करेंगे और उसका लक्ष्य जो है, वो दिल्ली सरकार ने 2026 तक रखा है कि हम 2026 के अंत तक
उस चीज को पूरी तरीके से, वो जो कचरा का ढेर लग गया है काफी बड़ा सा, उसको हम खत्म कर लेंगे। तो उसी दिशा में उसको कैसे मैनेजमेंट करें कि वो एक अलग से लैंड कवर नहीं करे, उस चीज को लेके ही एक ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है। देश का पहला प्रदूषण रहित और नेट जीरो ई वेस्ट इको पार्क तैयार करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक थर्ड पार्टी कंसल्टिंग को वैश्विक अध्ययन करने का दायित्व सौंपा है। इसका जो उद्देश्य है, होलंबी कला में एक विश्व स्तरीय सुविधा स्थापित करना है जो ई वेस्ट प्रबंधन के नए मानक तय करेगी। और इसकी जो जानकारी है, जो पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया है, उनकी अध्यक्षता में ये सारे काम हो रहे हैं। अब ये जो है, ये योजना है वो जो नॉर्वे कंट्री है जिसमें इको फ्रेंडली इसी तरीके से ई वेस्ट पार्क होते हैं जहाँ पे इको फ्रेंडली होते हैं। और हांगकांग में जहाँ ई वेस्ट प्लांट शहर के बीच में ही होते हैं लेकिन वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो इस टाइप का भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में भी बनाया जा रहा है। इसमें क्या आपको ये इसमें ओलंपिक कला में क्या है? इसका ये उद्देश्य है कि जीरो एमिशन और जीरो लैंडफिल रिसाइकलिंग पार्क का डिजाइन और इंजीनियरिंग मॉडल तैयार करना है। वैज्ञानिक तरीकों से कचरे का पृथक्करण और निस्तारण, मतलब जो कचरा है उसको हटाना है, और कीमती धातुओं की रिकवरी भी करनी है साथ में। और वायु गुणवत्ता की निगरानी भी रखना है कि आपका जो एयर पॉल्यूशन है वो कैसा हो रहा है, डिजिटल ट्रैकिंग करनी है। अनौपचारिक जो ई वेस्ट श्रमिकों के लिए जो कौशल विकास के साथ फॉर्मल सेक्टर से जुड़ाव भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में बने पैराशूट को विदेश में निर्यात किया जाएगा? इसका सही आंसर है कानपुर। आयुध पैराशूट फैक्ट्री ओपीएफ में निर्मित पैराशूट विदेश में भी धाक जमा रही है। रक्षा मंत्रालय के पीएसयू ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की उत्पादन इकाई ओपीएफ उन्नत पैराशूट निर्यात करने के लिए तैयार है। ओपीएफ द्वारा आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत निर्मित विभिन्न श्रेणियों में पैराशूट अलग अलग डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित किए गए थे। जैसे इस टाइप ये कंट्रियां हैं जहां इनको जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, जहां ये पैराशूट जो है जो डेवलप किया जा रहा है उसकी प्रदर्शनी लगाई दी गई थी, और इन्हीं कंट्रियों के द्वारा अभी इनका ऑर्डर दिया गया, जिसका अब भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है। ओपीएफ को इंडिया की बात करें तो ओपीएफ जो है इंडिया में सुखोई जुगवार मेघ तेजस जैसे युद्ध विमानों को पैराशूट बनाने की महारत हासिल है। तो ये अभी सप्लाई करता है इंडिया में इन सब कंपनियों को, और इसके अलावा वो बाहर भी अभी इस चीज को शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस शहर में क्रूज वेसल एमवी गंगोत्री गंगा नदी में चलाया जाएगा? इसका सही आंसर है वाराणसी। काशी में गंगा आधारित पर्यटन में चार चांद लगाने के लिए अब क्रूज वेसल एमवी गंगोत्री को उतारने की तैयारी है। क्रूज वेसल को विशेष तौर पर वाराणसी में गंगा की लहरों पे पर्यटकों को शाही सफर कराने के लिए तैनात किया जाना है। एमवी गंगोत्री क्रूज वेसल को राष्ट्रीय जलमार्ग में वाराणसी से में इसके विशेष तौर पर तैनात करने की तैयारी, इसकी तैनाती के साथ ही देश के राष्ट्रीय मार्गों पर चलने वाली नदी क्रूज की लगातार बढ़ रही संख्या में भी इजाफा तय है। जो अभी तक 2023-24 में 2013-14 में हमारे पास जो नदी क्रूज की संख्या है वो सिर्फ 3 थी, और अभी 2024-25 में 25 हो गई हैं। तो इसका जो संचालन है वो कोलकाता शिपयार्ड द्वारा निर्मित है, और इस क्रूज का संचालन है अलकनंदा क्रूज लाइन करेगी। ओके, तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। तो इसलिए ये अभी चलाया जाएगा वाराणसी में। किस आईआईटी द्वारा भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 विकसित की गई है? इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। इंडिया लाइटेस्ट व्हील चेयर बाई आईआईटी मद्रास रीडिफाइंस डिग्निटी। आईआईटी मद्रास ने बुधवार को स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की सबसे हल्की एक्टिव व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है। यह मोनो ट्यूब रिजिड
फ्रेम व्हीलचेयर प्रत्येक उपयोगकर्ता के शरीर, मुद्रा और दैनिक गतिशीलता जरूरतों के लिए पूर्णतः अनुकूलित है। और इसका जो वजन वजन है सिर्फ 9 kg है। जनरली जो ये व्हील चेयर होते काफी हैवी होते हैं, और जो शरीर से जिनको जरूरत होती है उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसे काफी हल्का बनाया गया, और ये पूरे तरीके से स्वदेशी स्वदेशी है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले कर्मियों को फ्री एआई ट्रेनिंग दी जाएगी? इसका सही आंसर है अश्विन वैष्णवी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले 5.5 लाख से अधिक उद्यमियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मुफ्त परीक्षण दिया जाएगा। यह परीक्षण उन्हें इंडिया एआई इंडिया एआई करके अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिशन चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एआई में ट्रेन किया जा सके, के तहत दिया जाएगा। सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत 10 लाख लोगों को एआई का परीक्षण देने का प्रावधान किया है। देश के 90% से अधिक गांवों में जो कॉमन सर्विस सेंटर ही काम चला रहे हैं, जिसे गांव के लिए उद्यमी संचालित करने करते हैं, और वीएलआई उन्हें वीएलआई विलेज लेबर इंटरप्रेन्योर कहा जाता है। जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं उनको हम लोग विलेज लेबर इंटरप्रेन्योर कहते हैं, क्योंकि ये गांव में जो सारा जो आपका डिजिटल काम या फिर एआई का यूज या नए नए टेक्नोलॉजी का यूज कर लोगों तक पहुंचाने का काम यही लोग करते हैं। और अगर आप कोरोना के बाद देखें, जैसे कि जब से डिजिटल जो पेमेंट वगैरह सिस्टम ज्यादा डेवलप हुआ है, इवन अभी गांव के भी लोग काफी कुछ चीजें कर लेते हैं, जैसे ताकि किसानों को भी आसानी होती है, चाहे वो कुछ भी खेत से रिलेटेड सामान खरीदना हो या सरकार की बहुत सारी योजना, तो वो सब में जो है उन लोग को सिखाने का या उनको इस चीज को बताने का काम ये जो कॉमन सर्विस सेंटर वाले लोग हैं वही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने पॉलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है दीपिका कुमारी। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर दीपिका ने एफ आई एच प्रो लीग 2024 एफ आई एच, ठीक है, जो लास्ट टाइम उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था 2024-25 के सत्र के भुवनेश्वर चरण के दौरान अ, नीदरलैंड्स के विरुद्ध किए गए अपने मैदानी गोल के लिए पॉलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। दीपिका ने ये गोल जो है ये फरवरी 2025 में प्रो लीग के भुवनेश्वर चरण के दौरान किया था। कलिंग स्टेडियम में खेला गया मैच जो है भारत ने शूट आउट में नीदरलैंड्स को हरा दिया था। और भारतीय टीम जब 2 गोल से पीछे थी, तब दीपिका कुमारी ने 35 मिनट में यह अविश्वसनीय गोल किया था, और इसी के लिए इन्हें पॉलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 8वीं बार पहले पायदान पर कौन है? इनका सही आंसर है जो रूट। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने एक सप्ताह के अंदर फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। जबकि भारत के जो ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा है वो बुधवार को जारी नवीनतम सूची में 34 स्थान पे है। ओके, इस शानदार प्रदर्शन से वो अपने करियर में 8वीं बार दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। ये है इंग्लैंड के क्रिकेटर जो रूट, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है इन 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 टर्म्स ऑफ बैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये है, आप बात हो रही है जीनोम सिक्वेंसिंग की। तो यहाँ पे लिखा है स्टेट ऑफ गुजरात जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट फॉर द ट्राइबल। तो गुजरात सरकार के द्वारा जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। गुजरात सरकार ने जनजातीय समुदायों की स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए
जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू की है, जो राज्य के 17 जिलों में लागू की जाएगी। इसके साथ ही गुजरात आदिवासियों के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस परियोजना का उद्देश्य, अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? इसका जो ये उद्देश्य है कि आदिवासी समूहों के बीच आनुवांशिक स्वास्थ्य जोखिम को समझना और एक डेटाबेस तैयार करना है। और ये एक जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू जो आपकी हेरिडिटरी कुछ-कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हेरिडिटरी से आपको आती रहती है, और आपको आपके पूर्वजों से मिली हुई जो बीमारियां हैं वो आगे बहुत लंबे पीढ़ी तक वो चलती रहती है। तो ये वंशानुगत विकारों की पहचान करने और कैंसर जैसी बीमारियों की प्रगति को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने में सहायक होगी। इसलिए गुजरात सरकार द्वारा अभी आदिवासियों के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू किया गया, और ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो ये काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी द्वारा सीमेंट मुक्त कंक्रीट बनाया गया है? इसका सही आंसर है आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर ने सीमेंट मुक्त कंक्रीट तैयार करने में सफलता पाई है, जो पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल होगा। इससे देश को नेट जीरो लक्ष्य की राह और आसान हो सकेगी। और ये जो है आपके इंदौर के एक सिविल इंजीनियर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अभिषेक राजपूत, और उनकी टीम के द्वारा ये डेवलप किया गया। और उन्होंने अगर सीमेंट नहीं यूज किया तो कंक्रीट कैसे बनाए, तो उसमें उन्होंने यूज किया है जियो पॉलीमर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, जिसको GHSASSSC नाम दिया है। इसमें सीमेंट की जगह फ्लाई ऐश एवं औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग किया गया है। ओके, क्योंकि सीमेंट उद्योग है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और नया कंक्रीट जो होता है वो 80% तक जो है CO2 घटा देगा, 80% तक। तो ये ऑब्वियसली एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और निर्माण के दौरान पानी की भी बचत करेगा, इसलिए ये काफी अच्छा कारगर सिद्ध होगा। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी